तो हेलो, स्वागत है आपका अगला लेक्चर में, जहां हम पढ़ेंगे बोर मॉडल ऑफ एन एटम और उसकी कुछ ड्रॉबैक्स। तो क्या बोर ऑफ मॉडल एटम की क्या ड्रॉबैक्स थी, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बोर मॉडल ऑफ एटम जो नील बोर्स थे वो भी फेल हो गए थे क्या? हाँ, वो भी फेल हो गए थे। क्यों फेल हुए थे? आइए आज उस पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमने पिछले क्लास में जो पढ़ा था, आपको वो चीजें रटी होनी चाहिए, फिंगर टिप्स होनी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत बार उस चीज को एक्सप्लेन करा था उस क्लास में। एंड आज इस क्लास में हम उसके आगे कुछ पॉइंट्स बताएंगे। एक्चुअली मैंने सब बता दिया था, एक दो पॉइंट्स और था वो बताएंगे, एंड फिर एनसीईआरटी का लाइन रीड करेंगे। आपको पता है, जैसा मैं मेरी पढ़ाने का वेज क्या है कि मैं पहले आपको सब बताता हूँ, क्योंकि आप नाइन्थ क्लास में हो, आप एट्थ क्लास में हो, जिसकी वजह से मुझे एनसीईआरटी की लाइन में रीड वाइज रीड करके सारी चीजें आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं नाउ। ओके, नाउ। Okay, now as I told you, okay, now as I told you कि किस तरह का शेप होता है एटम का। फाइनली अभी तक आपको एटम का शेप बनाना आ जाना चाहिए। एटम का शेप हम बनाते हैं। पहले आप ये ले लो, ठीक। अब क्या होगा, अब एटम का शेप थोड़ा एडवांस तरीके से बनाएंगे। अब जो है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो सबसे पहले ये बीच में क्या हो जाएगा आपका, ये बीच में ओके। यार ये काम नहीं कर रहा। ओके, नाउ अभी आपको मेरी आवाज आ रही होगी, मैंने अभी तक कुछ नहीं बताया, जस्ट अभी स्टार्ट हुए हैं यहाँ पे। तो अभी तक हमें एटम का शेप बनाने आ जाना चाहिए, जो कि मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका ऑर्बिट, ये हो गया आपका न्यूक्लियस हैविंग पॉजिटिवली चार्ज। उसके अंदर ही सारा प्रोटॉन होता है, क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होती है। दैट से सारा प्रोटॉन इसके अंदर रहते हैं। नाउ मैं ये बता रहा था कि आप तो सिर्फ बार बार एक ऑर्बिट ड्रॉ कर रहे थे, एंड इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे। अब सारे इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट पे घूमेंगे। हम ऑर्बिट बहुत सारा, ओ माय गॉड, सॉरी सॉरी सॉरी। तो हम बहुत सारा ऑर्बिट बनाएंगे लाइक दिस टाइप का, हम अब बहुत सारा ऑर्बिट बनाएंगे। अरे यार, तो चलो हम ऑर्बिट बना रहे हैं बहुत सारा। ठीक है, अब ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। ठीक है, मैंने जैसे पिछले क्लास बनाया था, जस्ट मैं उसका एक ये दे रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन ये है, ये अब ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट पे ही घूमेंगे। कोई एनर्जी लॉस वॉस का बात यहाँ पे हो ही नहीं रहा है, खत्म हो गया। सपोज यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, इस ऑर्बिट पे घूमेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इस ऑर्बिट पे ही घूमेंगे। मैंने इस सेल का नाम दिया था जो न्यूक्लियस के जस्ट बगल में होती है, के। उसके बाद जो होती है एल, उसके बाद जो होती है एम, उसके बाद जो होती है एन। एबीसीडी तो आता होगा ना। ठीक है, ये हो गया। एंड ये इस पे कौन सा चार्ज होती है बच्चे? पॉजिटिव चार्ज होती है। इस पे कौन सा चार्ज होती है? पॉजिटिव चार्ज होती है। ठीक है, नाउ कलर चूज कर लेता हूँ थोड़ा अच्छा प्यारा सा, रेड। नाउ अब अब आगे की बात करते हैं। इसको अब एन इक्वल टू एन मतलब क्या होता है? सेल या ऑर्बिट। कौन सा सेल है? पहला सेल है, इसलिए एन इक्वल टू वन, एन इक्वल टू टू, एन इक्वल टू थ्री, एंड देन एन इक्वल टू फोर। ओके, नाउ यहाँ तक बात क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। नाउ अब देखो, अब मैं इसमें क्या चीज बताने वाला था। ये जो जो सेल है ना, जिसका नाम के है, इसका एनर्जी, सपोज एनर्जी ऑफ इसका वन मान लेते हैं, एनर्जी ऑफ सेल वन, एनर्जी ऑफ सेल टू, एनर्जी ऑफ सेल थ्री, एंड एनर्जी ऑफ सेल थ्री। जिस जैसे जैसे रेडियस बढ़ते जाता है, मतलब जैसे जैसे सेल ऊपर की तरफ बढ़ते जाता है, लाइक ये सबसे छोटा सेल है, इससे बड़ा सेल ये है, इसका रेडियस ज्यादा है। इससे बड़ा सेल ये वाला है, इसका रेडियस और ज्यादा है। इससे बड़ा सबसे ऊपर वाला है। तो एनर्जी पता है सबसे ज्यादा किसका होगा? ओके,
एनर्जी सबसे ज्यादा होगा एनर्जी ऑफ 4 ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ 3 ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ 2 एंड देन ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ 1। आप जैसे जैसे इस तरफ जाते रहोगे, मतलब सेल की तरफ ऊपर तरफ बढ़ते रहोगे ना, आप जैसे जैसे सेल की तरफ ऊपर ऊपर बढ़ते रहोगे, इसका एनर्जी भी क्या होगा, एनर्जी भी इसका बढ़ते रहेगा। ठीक है, तो फाइनली बात ये हो जाती है कि एनर्जी सबसे जो शुरुआत वाला सेल है उसका एनर्जी सबसे कम होता है, एंड देन इसका एनर्जी ज्यादा, एंड देन इसका एनर्जी ज्यादा। इसमें कोई ज्ञान वाली बात और ज्यादा सोचने समझने वाली बात नहीं है। बस तुम्हारे सिलेबस में इतना है कि तुम इतना ही समझ लो कि जो सबसे पहला सेल है उसको हम E1 बोल दिए, जो उसके बाद का सेल है इसको हम E2 बोल दिए, क्योंकि ये सेल नंबर 2 है, इसलिए ई फॉर एनर्जी, एनर्जी के नीचे 2 लगा दिया। ठीक है, ये तीसरा सेल है, ई फॉर एनर्जी, एनर्जी के नीचे 3 लगा दिया, एंड देन E4। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होगा, E4 का होगा, क्योंकि ये आपको जानना ही नहीं है, बस इतना पता करना है कि जिसका रेडियस ज्यादा है उसका एनर्जी ज्यादा। एक फार्मूला हम पढ़ते हैं जो 11 में बताया जाता है, E इक्वल टू -13.9 इंटू जेड स्क्वायर, नो 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 नो, इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। एन क्या होता है, नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल जैसे जितना ज्यादा होगा एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ तो बराबर है ना, राइट हैंड साइड वाला बढ़ेगा तो लेफ्ट हैंड साइड वाला भी बढ़ेगा। ये होती है, यू नो नीड टू रिमेम्बर दिस थिंग्स राइट नाउ। ठीक है, अगर तुम बोलोगे तो मैं इसे बता दूंगा, बट अभी कोई जरूरत नहीं है। फाइनली मैंने अभी तक ये बताया कि ये एटम का शेप है, K11 इसको बोलते हैं, इसको n = 1, n = 2, n = 3 एंड देन n = 4 डॉट डॉट डॉट, वही बोल सकते हैं। आगे 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 भी चलता है यार, अभी तो मैंने इतना ही सारा सेल बनाया, सेल तो इन्फिनिटी होती है। ठीक है, जो पहला वाला सेल है उसको हम एनर्जी ऑफ 1 बोलते हैं। ठीक है, जो दूसरा वाला सेल है उसको एनर्जी ऑफ 2 एंड देन एनर्जी ऑफ 3 एंड देन एनर्जी ऑफ 4 बोलते हैं। सबसे जो लास्ट वाला, सबसे जो बड़ा वाला सेल है उसका एनर्जी सबसे ज्यादा होता है, एज यू सीन हियर, एंड देन दिस एंड दिस, E4 ग्रेटर देन E3 ग्रेटर देन E2 ग्रेटर देन E1। ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है। नाउ एक बात मैंने तुम्हें बताया था कि इलेक्ट्रॉन तो फिक्स ऑर्बिट पे घूम रहे हैं, बट तुम्हें मन किया छेड़छाड़ करने का। इसका एनर्जी मान लो, इसका एनर्जी है सपोज 50, मुझे याद नहीं आ रही एक्चुअली, नो 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 नो, इन द हाइड्रोजन केस मान लो इसका एनर्जी ले लेते हैं 13.9। ठीक है, इसका एनर्जी ले लेते हैं 13.9, सपोज। एक्चुअली होता है नहीं है, बट तुम सपोज समझ लो, तुम सपोज समझ लो। ठीक है, इसका एनर्जी मान लेते हैं, इससे कुछ ज्यादा आ जाता है, तकरीबन 27, 13.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसका एनर्जी 27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इस वाले सेल का एनर्जी, इस वाले सेल का, सर ये क्या बता रहे हो, कौन सा सेल का किस टाइप का एनर्जी कहाँ स्टोर रहता है, कुछ नहीं जानना यार। बस तुम इतना समझ लो, इसमें ये एनर्जी, इस सेल का इतना एनर्जी होता है, बस दैट्स इट। ये मैं एक्स्ट्रा थोड़ा सा बता रहा हूँ, बट ये तुम्हारे अभी मैं जो बताऊंगी इस सिलेबस में। अब क्या किया तुमको, इस मन किया कि इस इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेजें, कैसे भेजे भैया। अब ये इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिट के साथ है, इलेक्ट्रॉन के तुम इलेक्ट्रॉन को बहुत सारे पैसा दे दिए, मतलब कि अब इलेक्ट्रॉन को तुम बहुत सारे एनर्जी दे दिए। अब जब तुम इलेक्ट्रॉन को बहुत सारे एनर्जी देगे, इलेक्ट्रॉन के मन में लालच आ जाएगा कि यार ये हम छोटे वाले घर में क्यों रहे, अब हम जाएंगे बड़े वाले घर में। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फांग कर इस वाले ऑर्बिट में आ जाता है। तुम मान ले यहाँ से बाहर से एनर्जी दिया, एनर्जी दे दिया, एनर्जी 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 एनर्जी, एनर्जी दे दिया, एनर्जी दे दिया, एनर्जी दे दिया। इस इलेक्ट्रॉन के पास पहले एनर्जी था 13.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अब तुम लाइक तुम पैसा का केस में समझो, हमको तुम बहुत सारे पैसा दे दिया, अब हम इस छोटे वाले घर में क्यों रहे, हम इस घर छोड़ के बड़े वाले घर में चले जाएंगे। ठीक है, इस घर छोड़ के बड़े वाले घर में चले जाएंगे, जिसका ऑब्वियस सी बात है साइज बड़ा होगा, रेडियस बड़ा होगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, इस इलेक्ट्रॉन में जब हम एनर्जी दिए, लाइक इन द केस इसको पैसा दिए, इस छोटे वाले रेडियस वाले इस सेल को घूम के, जो ये इस सेल में घूम रहा था, जो इलेक्ट्रॉन ये इस सेल में घूम रहा था, इस चीज को इस चीज को छोड़कर अब ये ऊपर फांक जाता है। ठीक है, हालांकि जब पैर उतने ही फैलाए जितने आपके चादर होने चाहिए, कुछ पैसा आया घर छोड़ के चले गए, ये कौन सी बात हो गई, वही थोड़े से पैसा आया और ये घर छोड़ के चले गए। ये जो बड़ा वाला घर था ना, इतना ये बजट संभाल ही नहीं पाए, ये तुरंत नीचे आ जाते हैं, ये तुरंत नीचे आ जाते हैं घूम के, ये तुरंत नीचे आ जाते हैं घूम के। एक्चुअली यही होता है, इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी ऑब्जर्व किया, कुछ एनर्जी दिया, ऑब्वियस सी बात है जब हम पैसा लेंगे तो बड़े घर में जाएंगे ना। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी लिया लिया और वो बड़े ऑर्बिट में चला गया, बड़े ऑर्बिट में चला गया, वहां का खर्चा उसे उठा ही नहीं, वहां का खर्चा उसे नहीं उठ रहा है, तो क्या किया, वो फिर से छोटे घर में आ गया। ठीक है, सिमिलरली अब फाइनली हम केमिस्ट्री में आ जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑब्जर्व किया, बड़े बड़े सेल में गया,
बड़े सेल में गया, वहां पे वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल रहता है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल रहता है, इसलिए वो तुरंत नीचे आ जाता है। जो बड़े घर में जाता है ना इलेक्ट्रॉन, वो 10⁻⁻⁶ तक ही रह पाता है। 10⁻⁻⁶ का मतलब 1/1000300 मतलब कि 0.00001 सोचो कितना कम सेकंड तक ही वो दूसरे ऑर्बिट, बड़े वाले ऑर्बिट तक ही रह पाता है, इसलिए ऊपर गया तुरंत नीचे आया। ठीक, यहाँ तक समझ में आ रही है? तो फाइनली कहने का मतलब ये है कि अगर तुम इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हो तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाता है। सिमिलरली कोई ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन है, तुम इससे एनर्जी निकाल लेते हो तो ये इलेक्ट्रॉन ऑब्वियस बात है ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली मैं बड़े घर में रह रहा हूँ, मुझसे कोई पैसे छीन लेता है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं इस बड़े घर का बजट नहीं संभाल पाऊंगा, ठीक है, मैं छोटे घर में चला जाऊंगा। ठीक है, लाइक दैट। तो कहने का मतलब ये फाइनली कि इफ इलेक्ट्रॉन will in lower cell and if we give energy to the electron, hence it will excite to the larger cell। ठीक है, but when the electron is already in the larger cell or in excited state, and when the energy will emit from that electron, the electron will come in the lower state। ठीक है, मैं हिंदी में बोल देता हूँ कि कोई भी इलेक्ट्रॉन पहले लोअर स्टेट में है, अगर वो एनर्जी को कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर मान लो इस वाले, हम इस वाले सेल को लोअर सेल कह रहे हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन इसमें है, कोई बाहर से एनर्जी दे दिया तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ज्यादा एनर्जी दिया तो सपोज ये इसमें आ जाए, और ज्यादा एनर्जी दिया तो ये और बड़े घर में चला जाएगा। ठीक है, ये बात होती है। मान लो इलेक्ट्रॉन पहले से ही इसमें है तो इसमें से तुम एनर्जी निकाल लो, थोड़ा सा कम एनर्जी निकालोगे इसमें आ जाएगा, ज्यादा एनर्जी निकालोगे एकदम ही इसमें चला जाएगा। मान लो इलेक्ट्रॉन इसमें है, अब इसमें से एनर्जी तुम निकाल लो, ठीक है, थोड़ा सा निकालेंगे इसमें आएगा, थोड़ा सा और ज्यादा निकाल लेंगे ये इसमें आ जाएगा। सिमिलरली वही बात होगी, तुम अपने ऊपर देख लो। ठीक है, तुम हो, तुम्हारे पास अभी बहुत सारे पैसा, बहुत सारे पैसा, तुम बहुत बड़े घर में, तुमसे कोई थोड़ा सा पैसा छीन लिया तो तुम थोड़े से छोटे घर में जाओगे, बहुत ज्यादा पैसा छीन लिया पूरा पूरा बैंक रप्टी हो गए तुम तो बहुत ज्यादा छोटे घर में चले जाओगे। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा छोटे घर में रह रहा है, ठीक है, उसको तुम बहुत ज्यादा पैसा दे दिया, बहुत ज्यादा पैसा दे दिए, ठीक है, तो बहुत बड़ा घर में चला जाएगा, हवेली में चला जाएगा। ठीक है, तुम थोड़ा सा ही पैसा दिए, मट्टी के घर में रह रहा था पहले, अब थोड़ा सा वो सीमेंट विमेंट के घर में चला जाएगा कि हाँ थोड़ा छत अच्छा बन गया, पानी वानी नहीं ऊपर से टपक रहे हैं, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम नील बोर्स, एंड नॉट नॉट माई साइड, फ्रॉम नील बोर्स। अभी मेरी क्लास खत्म नहीं हुई है। ठीक है, तो आज मैं पीपीटी नहीं बना पाया ड्यू टू सम रीजन। तो मैं आज यहाँ से मैं बताता हूँ आपको, यहाँ से ये लाइन पढ़ता हूँ, जस्ट एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, तो वेयर इज माय पेन नाउ। इलेक्ट्रॉन, ओए 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 कहाँ गया ये? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए स्पेसिफिक सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट और सेल। इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं ना, वो क्या होते हैं, उसको ऑर्बिट और सेल बोलते हैं, वो अपने ऑर्बिट और सेल पे ही घूमते हैं। पहला पॉइंट क्लियर है। ईच ऑर्बिट और सेल इज एसोसिएटेड विद अ डिफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी। सारे ऑर्बिट और सारे सेल का कुछ डिफिनिट मतलब फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है उनके पास। मैंने क्या बताया था कि पहले वाला सेल उसका एनर्जी कितना है, 13.9, वो एनर्जी हमेशा फिक्स रहेगा। तुम तो इलेक्ट्रॉन पे ना एनर्जी देते हो, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ाते हो घटाते हो, भैया उस सेल वाले एनर्जी का तो फिक्स रहेगा ना। भैया तुम हमको पैसा दिया, हम अमीर हुए ना यार, हम बड़े घर में जाएंगे यार, ये घर का तो अपना उतना ही फिक्स है ना। ये घर जितने पैसा से बना जिंदगी भर, तो इस घर को तुम इतना ही बोलोगे ना, ये घर 10 लाख रुपए लगा कर बना है, तो ये घर का अमाउंट जिंदगी भर 10 लाख ही रहेगा, इसका अमाउंट बढ़ेगा घटेगा नहीं। तुम मुझे पैसा दिए, तुम मुझे पैसा दिए, मैं ना अमीर हुआ, इलेक्ट्रॉन ना अमीर हुआ, ये घर को थोड़ी, तुम इस घर को छोड़ के जा रहे हो, इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट को छोड़ के जा रहा है। ठीक है, तो each orbit or cell is associated with a definite amount of energy। ठीक है, hence these are also called energy levels। इसको एनर्जी लेवल भी कहते हैं, लाइक जो तुम यहाँ पे देख पा रहे हो एनर्जी लेवल भी कहते हैं। एनर्जी फर्स्ट, फर्स्ट लेवल ऑफ एनर्जी, सेकंड लेवल ऑफ एनर्जी, थर्ड लेवल ऑफ एनर्जी, जैसे मैं बताया था ना E1 E2 E3 E4 एनर्जी लेवल भी कहते हैं उसको। तुम सेल कहो, तुम ऑर्बिट कहो, तुम एनर्जी लेवल हेलो कहो, इट्स हेलो ऑल अपॉन यू। यस, हेलो। यस, यस। अरे स्क्रीन शेयर कीजिए। ओके, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी यार। तो देखो पहला पॉइंट मैं यहाँ पे ये बताया, ये क्लियर होगा। सेकंड पॉइंट मैंने ये बताया, सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट तो सिंपली यही है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन स्पेसिफिक सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट और सेल। सेकंड पॉइंट यही है कि ईच ऑर्बिट और सेल इज एसोसिएटेड विद अ डिफिनिट अमाउंट ऑफ सेल एनर्जी। मैंने यही अभी एक्सप्लेन करा कि घर का ना यार उस सेल का तो एनर्जी फिक्स रहेगा, इलेक्ट्रॉन को तुम एनर्जी देकर ऊपर नीचे इलेक्ट्रॉन को कर सकते हो, बट उस सेल का एनर्जी फिक्स रहेगा।
इसलिए इसको एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। जैसे मैंने सेल पे बताया था, लाइक इसको तुमने बोला था E1, इसको सेकेंड वाले को E2 बोला था, थर्ड वाले को E3 बोला था। ठीक है। एंड देन थर्ड पॉइंट ये है कि द एनर्जी एसोसिएटेड विद सर्टेन एनर्जी लेवल, सेम जो मैं बोला सारा वही लिखा हूँ, मैं बस ये रीडिंग करा रहा हूँ। इंक्रीजेस विद द इंक्रीज एज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से सेल का जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। लाइक इसका इसका रेडियस कम है तो इसका एनर्जी E1 है, इसका रेडियस ज्यादा है तो इसका एनर्जी E2 है, इसलिए E2 बड़ा हो जाएगा तुम्हारा E1 से। ठीक है, ये मैंने बताया अभी। ठीक है, रिस्पेक्टिव एज लॉन्ग एज द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, द इलेक्ट्रॉन डज नॉट लूज इट्स एनर्जी, देयरफॉर दिस ऑर्बिट आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट एंड द इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी इन स्टेशनरी एनर्जी स्टेट। पर्टिकुलर ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन डज नॉट लूज एनर्जी। हाँ, वही बात हो गया कि इलेक्ट्रॉन हमेशा फिक्स ऑर्बिट में ही घूमेगा। इलेक्ट्रॉन मान लो इस ऑर्बिट में घूम रहा है तो ये अपने आप एनर्जी लूज नहीं करेगा, तुम लूज करवाओगे तो वो अलग बात है। ये ये इलेक्ट्रॉन इसमें है तो इसमें ही घूमता रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसमें है तो इसमें ही घूमते रहेगा। ये लिखा हुआ है एज लॉन्ग एज द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन पर्टिकुलर ऑर्बिट, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मान लो n=4 ऑर्बिट में घूम रहा है, द इलेक्ट्रॉन डज नॉट लूज इट्स एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी लूज नहीं करेगा। देयरफॉर तो दिस ऑर्बिट आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑर्बिट, इसलिए इस ऑर्बिट को स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑर्बिट कहते हैं। स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब जिसका एनर्जी फिक्स होता है। सिंपल सिंपल जो बात मैं पहले घर वाले का एग्जांपल देके समझाया ना, वही इलेक्ट्रॉन और सेल का समझ लो। मान लो मैं हूँ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अब मेरा घर है सेल। मैं हूँ इलेक्ट्रॉन, मेरा घर है सेल। और एक पैसा समझ लो, जो एनर्जी है पैसा, एनर्जी है जो पैसा। अब तुम देख लो, तुम्हें सब आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम ए लोअर एनर्जी लेवल टू ए हायर एनर्जी लेवल बाय ऑब्जॉर्बिंग एनर्जी। ठीक है, मैंने वही बताया कि इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल में चले जाता है बाय ऑब्जॉर्बिंग एनर्जी, हायर टू लोअर में आ जाता है बाय लॉसिंग ऑफ एनर्जी। ठीक है, देयरफॉर दिस ऑर्बिट आर कॉल्ड कहाँ गया मैं पॉइंट, बट व्हेन इट जंप फ्रॉम हायर टू ए लोअर एनर्जी लेवल द एनर्जी इज इमिटेड, मतलब निकलना, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब ऐसे ऐसे एनर्जी निकल रहा है। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज वेव। अभी मैंने ये सब नहीं बताया है ये सब, क्योंकि आगे तुम्हारा टॉपिक है, मुझे बताना है। ठीक है, अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब समझो कि एनर्जी निकला है ऐसे ऐसे फॉर्म में, ऐसे ऐसे। ठीक है, नाउ द एनर्जी इमिटेड और ऑब्जर्व डेल्टा ई मतलब चेंज ऑफ एनर्जी। चेंज ऑफ एनर्जी मतलब समझ लो घर चेंज करते हैं, ठीक है, उसमें तुम कितना, मान लो मैं इस घर से बगल वाले घर में गया, उस बीच मेरा कितना एनर्जी लॉस हो गया। ठीक है, पहले मेरा एनर्जी यहाँ पे था, बढ़िया से खाया पिया था, उस घर में चला गया, थक गया यार, अपने दोस्त के घर गया थक गया। ठीक है, मेरा एनर्जी घट गया। अब उस दोनों के बीच का चेंज ऑफ एनर्जी मेरा कितना है? पहले मेरा एनर्जी 10 जूल था, बाद में एनर्जी मेरा 5 जूल हो गया। एनर्जी चेंज होकर कितना, मतलब फाइनल एनर्जी मेरा कितना बचा? 5। ठीक है, चेंज ऑफ एनर्जी, चेंज ऑफ एनर्जी मतलब डेल्टा ई का मतलब होता है कि ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। फाइनली मेरा एनर्जी कितना बचा एंड इनिशियली मेरा एनर्जी कितना बचा। ठीक है, माइनस कर देते हैं। तो मान ली फाइनली मेरा एनर्जी था 10, अभी मेरा इनिशियली मेरा एनर्जी था 5, तो मेरा एनर्जी आ गया 5 जूल। ठीक है, ये मैं बताऊंगा एज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच न्यू। ये मैं फॉर्मूला तुम्हें बताया था ना क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन में, E=H न्यू। बस ये है, ये याद कर लेना। इसका डेरिवेशन क्या है क्यों है ये नहीं समझना है। एच का मतलब होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ई का मतलब होता है एनर्जी। ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब यहाँ पे एन आ जाएगा। एन मतलब क्या है? एन का मतलब एन यहाँ पे है 1,2,3। एन कुछ भी हो सकता है। एनर्जी E=2H न्यू भी हो सकता है, एनर्जी E=3H न्यू भी हो सकता है। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब सिर्फ इंटीजर आएंगे, लाइक 1 2 पॉजिटिव इंटीजर आएंगे, 1 2 3 4। तुम नहीं ले सकते हो -1H न्यू, -1.5H न्यू, नो नो, दिस टाइप का वैल्यू नहीं ले सकते हैं। रिवॉल्व, देखो एक बात और, मैंने एक फॉर्मूला तुम्हें याद करने को कहा है, E=H न्यू। मैंने एक फॉर्मूला याद करने को कहा है तुम्हें, E=H न्यू, ये याद कर लेना। एक और फॉर्मूला है पॉइंट नंबर 8 में, mvr=nh/2 पाई। ये फॉर्मूला भी याद रख लेना। एक्चुअली इसका मतलब होता है एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू दिस। भोर को ये चीजें ऑब्जर्वेशन से मिली, ये वाला इक्वेशन, लेकिन वो इस चीज को प्रूव नहीं कर पा रहे थे। हालांकि प्रूव तुम्हें पढ़ना भी नहीं है अब, प्रूव बट हमें पढ़ना था, तो एक्चुअली तुम्हें प्रूव करूंगा नहीं मैं अभी, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। तो ये जो है ये चीजें, द एंगुलर मोमेंटम इज रिटन एज ये, एक ये फॉर्मूला याद कर लेना। और एक E=H न्यू, ये फॉर्मूला याद कर लेना। ठीक है, ये फॉर्मूला तुम्हारे डेरिवेशन में नहीं है, बस ये फॉर्मूला भोर हाइपोथेसिस के द्वारा आया था, भोर ने इस चीज को प्रूव किया था। ओके, नाउ इसमें जो एम होता है,
मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रॉन का कितना वजन है भैया। भी वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट, उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का कितना वेलोसिटी है। आर क्या है, आर क्या है, रेडियस। रेडियस इस वाले सेल में है तो रेडियस ज्यादा, इस वाले सेल में तो रेडियस कम। एन एच क्या है, एन इंटीग्रल मल्टीपल एन इक्वल टू 1 2 3 वैरी डिपेंड करता है। तुम ये तुम्हारे सिलेबस में है ही नहीं ना एक्चुअली। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन से ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए एक्चुअली एन का वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 रखा जाता है। एंड एन यहाँ पे होता है नंबर ऑफ सेल। एन यहाँ पे होता है नंबर ऑफ सेल। तुम कौन सा सेल ले रहे हो, नंबर ऑफ सेल 1 ले रहे हो, 2 ले रहे हो, 3 ले रहे हो, उस हिसाब से तुम एन का वैल्यू रखोगे। एच प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट समझने की कोई जरूरत नहीं है, बस समझ लो प्लैंक्स कांस्टेंट यहाँ पे लिखा हुआ है तो ठीक है, नहीं लिखा हो तो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। नहीं लिखा ही हुआ नहीं है तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बस एम बी आर याद कर लेना क्या होता है। ठीक है, ये एन एच अपन 2 की जरूरत नहीं है। ठीक है। नाउ ये जो रेडियस का वैल्यू है ये एक्चुअली ये तुम्हारे एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, बट ये जो मैं बुक जो रेफर करता हूँ उसमें दिया हुआ है। तो कोई फायदा नहीं है इस फॉर्मूला को याद करने से, याद करना भी मत। ठीक है, ये बिल्कुल एक्स्ट्रा पार्ट है, ये बिल्कुल 9th क्लास के लिए बहुत ज्यादा हो जा रहा है। हालांकि मैं डेरिवेशन करा, डेरिवेशन इसका बहुत ज्यादा ईजी, बहुत ज्यादा ईजी है। बट इसके लिए थोड़ा सा तुम्हारा मैथ स्ट्रांग होना पड़ेगा कि हमने एम को मल्टीप्लाई में लेफ्ट हैंड साइड में है तो उधर भेजा तो डिवाइड में चला गया, ऊपर भेजा तो मल्टीप्लाई, ये थोड़ा सा मैथ स्ट्रांग करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए ये है। तो बस भोर मॉडल ऑफ एन एटम फाइनली मैं रिकैप करवाना चाहूँ तो रिकैप करवाता हूँ। जस्ट अ मोमेंट। अब देखो, सारे साइंटिस्ट कैसे कैसे फेल हो रहे थे तुम्हें पता ही है, फाइनली भोर भी फेल हो जा रहे थे। सबसे पहले कौन आए थे, क्या क्या करने आए थे भैया, आए थे वो करने, एक्सप्लेन करने, किस चीज को एक्सप्लेन, कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे अरेंज होते हैं उस चीज को बताने आए थे। सबसे पहले थॉमसन भैया आए थे, फेल होके चले गए। सेकंड में आए थे तुम्हारे कौन, कौन आए थे जी सेकंड में, अरे वो अपने रदरफोर्ड भी आए थे, वो भी फेल होके चले गए। फिर आए भोर मॉडल ऑफ एन एटम, कुछ समय बाद भोर मॉडल एटम भी फेल होके चले जाते हैं। आगे आते हैं समरफील्ड, हेजनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी वगैरह, लगता है तुम्हें वो सब नहीं पढ़ना। ठीक है। नाउ भोर मॉडल ऑफ एन एटम क्यों फेल हो गए, कि ये जो बोर मॉडल ऑफ एन एटम थे ना, देखो यहाँ जो पॉइंट लिखा हुआ है ना, वो सिर्फ हाइड्रोजन एटम पे काम कर पाए। वो जितना उनसे एक गलती हो गया यार, वो जितना एक्सपेरिमेंट किए सब हाइड्रोजन एटम को ही साक्षी मान के किए। लाइक मैं आपको मैं गीता को साक्षी मान के वचन लेता हूँ कि मैं देश का संविधान का रक्षा करूंगा, इस टाइप का कुछ लेते हैं ना। उन्होंने कुछ, उनके केस कुछ ऐसे ही हो गया। उन्होंने जितना कुछ अपना एक्सपेरिमेंट किया सब हाइड्रोजन एटम की मान के लिया। तो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये तुम्हें नहीं पता होगा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कैसे निकालता है, मैं फाइनली बताऊंगा, वो चीज पे आने वाला हूँ, लास्ट टॉपिक है तुम्हारा। तो सिमिलरली वही केस हो गया कि वो हाइड्रोजन, तो उनका सारा जो जितना भी चीज था ना, वर्क किया, जितना भी वो काम किए, जितना भी लास्ट में हमने साइंटिस्ट, दूसरे दूसरे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए, तो पता चला कि जो बोर मॉडल ऑफ एन एटम, जो बातें बोर बताए थे ना, वो सिर्फ हाइड्रोजन एटम पे काम करता है। और हाइड्रोजन पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मतलब कि जो बोर काम किए थे वो सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे काम किए थे। बोर कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सीरीज। व्हाट इज स्पेक्ट्रल सीरीज, वो जो बारकोड बन रहा था ना, बारकोड, वो उन्होंने एक्सप्लेन तो कर दिया, हाइड्रोजन एटम के लिए बारकोड ऐसा ऐसा दिख रहा है। बट जो दूसरे एटम के लिए बारकोड, ये सर दूसरे एटम के लिए बारकोड कैसे बनता है, क्या बनता है, अरे कुछ नहीं यार, बस तुम समझ लो कि हाइड्रोजन एटम के लिए, लाइक तुम समझो मैगी के लिए बारकोड दूसरा होता होगा, और जो उसमें तुम पास्ता लेने गए, तुम उसमें बिस्किट लेने गए, सब सब प्रोडक्ट का अलग अलग बारकोड। सिमिलरली सारे गैस का अलग अलग बारकोड, सारे एटम का अलग अलग बारकोड। तो हाइड्रोजन का बारकोड तो एक्सप्लेन कर दिए हैं। जो लाल पीला भिब्योर आ रहा था हाइड्रोजन का, वो तो एक्सप्लेन कर दिया कि देखो भैया ऐसे ऐसे बात है, ऐसे ऐसे दिख रहा है। हाँ, लेकिन दूसरे एटम का बारकोड को एक्सप्लेन नहीं कर पाया यार। एक्चुअली बारकोड बोलना मत, तुम बारकोड बोलते
मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ। स्पेक्ट्रल सीरीज बोलते हैं या स्पेक्ट्रा बोलते हैं उसको, ठीक है। तो भोर कुड नॉट, पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया तुम्हारे यहीं पे, भोर कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल सीरीज फॉर द मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, ठीक। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ये है कि भोर ये और मैंने तुम्हें बताया था ना एम बी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, जो मैंने अभी आप ऊपर बताया था यार, इस चीज को भोर भी डेरिवेट मतलब इसका प्रूफ डेरिवेशन नहीं दे पाए थे। इस चीज का भोर भी डेरिवेशन नहीं दे पाए थे, भोर भी डेरिवेशन नहीं दे पाए थे इस चीज का। ये चीज तो फाइनली बाद में पता है कैसे प्रूव होता है, बाद में ना ये दो दो साइंटिस्ट मिलकर प्रूव करते हैं, एक आइंस्टीन और एक ये तुम्हारा डुअल नेचर, कौन थे डुअल नेचर, प्लैंक्स, नहीं 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 प्लैंक्स ही थे ना, हाँ प्लैंक्स और आइंस्टीन, दो साइंटिस्ट की मदद से ये चीजें बाद में जाके प्रूव होती है, दो साइंटिस्ट प्रूव करते हैं इस चीज को कि हाँ एम बी आर इक्वल टू एन एच अपन टू पाई होती है। लाइक पता है क्या होता है, हम कहीं कहीं गए भूत बंगला उंगला में गए, ठीक है, भूत बंगला में घूमने गए, रिसेंटली मैं भी गया था, मजा नहीं आया यार, पैसा बर्बाद हो गया बहुत। तो वहां पे अलग अलग चीज दिखती है कि हाँ उधर से वो भूत उड़ता हुआ आ रहा है, तो हम तो बस देखते हैं ना, हमने चीजों को ऑब्जर्व किया। घर पे आके हम तो सिर्फ ये बताएंगे यार भूत उड़ते हुए आ रहा था। हम एक डायरी भी मान लो नोट करते हैं अपने जीवन के लिए, तो उस पर लिखे हाँ भूत उड़ते हुए आया, आज हम भूत बंगला में गए, ये चीजें मैंने वहां पे जीवनी। ऑब्जर्व किया, ठीक है जीवनी ये। जीवनी। हाँ जरूर नोट करना चाहिए, मैं भी करता हूँ। तो ये बातें उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया। क्यों नहीं, बात सही है, नोट करना चाहिए ना, अगर कोई नोट करते हो तो तुम जीवन में सक्सेसफुल हो अभी सही। और तो वो चीजें जब उड़ते उड़ते आ रहा था तो घर पे आके तुम लिखे हाँ भैया भूत उड़ते उड़ते आ रहा था जब हम भूत बंगला में गए, ठीक है। ये चीजें सिमिलरली नील भोर ने भी देखा, जब वो अपना स्ट्रक्चर बना के सब लैब वैब में देख रहा था ना कैसे क्या काम हो रहा है, तो वो इस फॉर्मूला को इस फॉर्मूला सॉरी, अरे इस इक्वेशन को उन्होंने ऑब्जर्व किया, इस इक्वेशन को उन्होंने देखा, हाँ ये इक्वेशन होता है, कैसे होता है उन्हें नहीं पता। सिमिलरली भूत उड़ते उड़ते आया, कैसे उड़ते उड़ते आया ना तुमने उसमें अपने डायरी में लिखा ना तुम्हें पता है, तो कैसे हुआ भैया हम देखे जरूर लेकिन हमको पता नहीं है। सिमिलरली नील भोर वही वही केस उनके साथ, इस इक्वेशन को तो अपने लैब में देख लिया, हाँ भैया इसे इसे इक्वेशन आ रहा है, लेकिन इक्वेशन कैसे आया ये नहीं पता उन्हें, तो सिमिलरली इस इक्वेशन का डेरिवेशन नहीं दे पाए थे वो। तो अगला ड्रॉबैक या अगला कमी उन्हें यही था कि बोर मॉडल could not give satisfactory justification for the assumption that electron can revolve in those orbits where their angular momentum, that is called NBR, is a whole number of multiple of nh upon 2 pi. That is, he could not justify quantization of angular momentum. इस चीज को जस्टिफाई कर ही नहीं पाए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट तुम्हारा ये है कि नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी, मैंने अभी साइंटिस्ट का नाम बोला था सर, पता है हेजनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी, एक बात सुन लो, थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। मैं ये बात पहले बताने वाला था, मैं भूल गया। देखो एक्चुअली क्या होता है कि सपोज मान लो तुमको पता होगा कि जो जब आज देखो आज आज मैच था इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज में, मैच कैंसिल हो गया, पता नहीं क्यों कैंसिल हो गया यार। तो हालांकि वो हमारा टॉपिक नहीं है, टॉपिक है कि जो भी कोई बॉलर बॉल कराता है, जब भी कोई बॉलर बॉल कराता है तो तुम अपने टीवी स्क्रीन के नीचे देखते होगे, तुम्हारा उस पर स्पीड लिखा हुआ आ जाता है। सपोज विजेंद्र चहल बॉलिंग करा रहा है और सामने कोई प्लेयर है वेस्ट इंडीज का, जॉर्डन मान लो खड़ा है सामने, ठीक है, आउट हो गया जॉर्डन, ठीक है। तो हालांकि आउट हुआ वट एवर, उससे मुझे मतलब नहीं है, तुम्हें भी मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब होना चाहिए बट अभी इस टॉपिक में मतलब नहीं है। वहां पे नीचे कहीं साइड में देखते हो स्पीड लिखा रहता है, स्पीड ऑफ दिस बॉल 92 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द बॉल 108 किलोमीटर पर आवर। यार वो इतनी जल्दी, एक तो लाइव मैच चल रहा है, इतनी जल्दी स्पीड कैसे बता दिए, वो ना कुछ एक। सर। हाँ सर उतना किलोमीटर सर कैसे मतलब ये बता देता है? हम्म। मान लेते हैं सर मैं फेंक रहा हूँ तो उससे थोड़ी ना वही, बॉल कनेक्ट होता हाँ होता वही होगा। बात यार, मैं भी ना बचपन में बहुत कंफ्यूज रहता था यार, ये कैसे हो रहा है यार, ये एक तो बॉल उतना दूर से यार, ना उस पर कुछ बॉल कनेक्ट है ना, ये करते क्या ऐसे लोग हैं, समझ में नहीं आता है। एक्चुअली एक गन होता है, गन, उस गन से वेव निकलता है, ठीक है। हम सपोज बॉल यहाँ से निकल रहा है, यहाँ जा रहा है, बॉल यहाँ से, मेरे पास बॉल था यार, पता नहीं कहाँ ले गया, छोड़ रहा है, देख देख, बॉल यहाँ से निकल रहा है, यहाँ जा, मेरा हाथ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हम्म। बॉल यहाँ से निकल के यहाँ जा रहा है, यहाँ से हम गोली मारते हैं, ठीक है, यहाँ से गोली नहीं मारते हैं एक्चुअली, बॉल को यहाँ से लॉक कर लेते हैं, लॉक कर लिए, बॉल अब जहां जहां जा रहा है, ठीक है, गन को वहां वहां घुमाते रहो, बॉल जहां जहां जा रहा है गन को वहां वहां घुमाते रहो, ठीक है।
सपोज बॉल यहाँ से यहाँ आया, तो गन को एक बार यहाँ पे फिक्स कर दिया, या आजकल तो बहुत न्यू जमाने का गन आ गया कि एक बार बॉल के बीच में मार दो, वहां पे स्पीड पता चल जाता है। पुराने जमाने में ये होता था, बॉल यहाँ से यहाँ फेंक रहे हैं, तो गन को ऐसे से घुमा रहे हैं, वो गन उस पे वेव मारता है, गन उस पे एक वेव छोड़ता है, गन उस पे एक वेव छोड़ता है, ठीक है। वही वेव गन में टकराता है, तो वो जो वेव है, इलेक्ट्रॉन से वो वेव बनता है, वो वेव बता देता है। वो ध्यान रखना, वो वेव बॉल से जाकर टकराता है, ठीक है, लेकिन फिर भी बॉल के स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सपोज बॉल ऐसे जा रहा है, ये वेव टकराया था, ऐसा थोड़ी कि बॉल उधर चला गया। यार वेव ऑब्वियस सी बात है, वेव बहुत मतलब कोई भी चीज हमसे कितना सारा वेव टकरा रहा है, तो हम हिल रहे हैं क्या, ठीक है नहीं। तो सिमिलरली हम बॉल पे वेव मारे, तो वही वेव जाके टकराता है, एंड वेव रीबाउंड होके उस गन के पास वापस आता है, and फिर गन को बताता है कि इतना किलोमीटर पर आवर से जब हम उस पर टकराए तो ये बॉल का स्पीड इतना किलोमीटर पर आवर था, ठीक है। तो वही बात है कि वो जो वेव होता है ना, बहुत छोटा होता है, इसलिए फाइनली कहने का मतलब, मेरा बनाने बताने का मोटो यही था कि तुम जो वो वेव मारते हो ना बॉल पे, उस बॉल के स्पीड या उस बॉल के पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वेव बहुत वीक है, ठीक है, वेव बहुत वीक है। ये बात समझ में आ रही है यहाँ तक? तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, किस चीज से कनेक्ट करना चाहता हूँ, सुनो। बोर मॉडल ऑफ एन एटम बहुत सिंपल सिंपल कह देते हैं बोर मॉडल ऑफ एन एटम, कि बोर मॉडल एटम बहुत सिंपल सर सिंपल। हाँ। सर ये तो सिलेबस में नहीं है जो आप स्टडी करवा रहे हैं। नहीं, एक्चुअली दिस इज द क्लास ऑफ नाइन्थ, एंड दिस इज फाउंडेशन कोर्स। हाँ, बस तो 15 तो, मिनट की क्लास तो है। सर दिस इज व्हेन, तो सर दिस हम इज दूसरा पढ़ाई करते हैं नहीं, अपना सिलेबस का। हाँ, अगर आप देखो, अगर आप कंपैटिबल नहीं हो तो आप कर सकते हो, बिकॉज बट समझ में आपको सब आ रहा होगा। एंड देन आपका सिलेबस है जो कि मैंने बोला था, आप फोन करके बोलना, अगर आपको पढ़ना होगा तो मैं आपको सिलेबस पढ़ा दूंगा, ठीक है, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हालांकि अभी इस कोर्स में मैं पर्सनली, ये नाइन्थ क्लास का ही कोर्स चल रहा है, ये नाइन्थ क्लास का ही सिलेबस यहाँ पे पढ़ाया सर जाएगा। तो कोई तो नाइन्थ नाइन्थ का तो कोई है नहीं ना। नहीं, उससे मतलब नहीं है, उससे मतलब नहीं है। ये नाइन्थ क्लास का सारा लेक्चर यूट्यूब पे जाएगा, एंड हमारा टारगेट है कि नाइन्थ का, कल से 10th का बैच स्टार्ट हो रहा है, हमारा टारगेट है कि सारा सारा जो कोर्स है, सारा सारा कोर्स हमें यूट्यूब पे पूरी पूरी कंप्लीट डाल देनी है। एक्चुअली हम कुछ दिन में अपना क्वालिटी एंड वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी सब कुछ सही करेंगे, एंड पीछे का व्यूज वगैरह सही करेंगे, स्मार्ट बोर्ड वगैरह भी लाएंगे, तो इम्प्रूवमेंट होगा। बट अगर आप कंपैटिबल नहीं हो तो यू शुड लीव नाउ। नाउ मैं कहाँ था कि अगर, हाँ, आपको मैं ये भी बताया था कि अगर आपको पढ़ना होगा अपना सिलेबस, आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। हाँ सर ऑफ कोर्स। हाँ। तो सर उसका एक बार आप फिक्स्ड टाइमिंग बता दीजिए। ठीक, अभी मैं मुझे बता दो, मेरे फिक्स्ड। पास 1 मिनट, मेरे पास अब बतरे 5 से 6 मिनट है, मुझे ये खत्म करना है, रुक जाए, इसके बाद मैं आपसे बात करूँ, या फोन कर लेना आप। ठीक है। तो मैं कहा था कि उस बॉल पे बॉल का स्पीड पता चल जाता है। सिमिलरली बोर मॉडल एटम जो है ना, वो फिक्स फिक्स पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। एक्चुअली दुनिया में कोई चीज फिक्स है ही नहीं यार। सपोज ये बोतल यहाँ रखा है, तो कोई जरूरी नहीं है कि 10 साल बाद भी ये बोतल यहीं रहेगा। 10 साल बाद भी कोई इस पे हवा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, 10 साल बाद फिर भी ये बॉल, ये बोतल नीचे गिर सकता है। इस दुनिया में बहुत सारी चीजें अनसर्टेनिटी है। लाइक तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम कल ताजमहल घूमने जाओगे, कोई चांसेस नहीं है कि तुम कल ताजमहल घूमने जाओगे। तुमने बहुत सारे डील साइन कर लिए कि मैं ये करूंगा वही चीज, कोई चांसेस नहीं है कि ये चीजें हो ही जाएगी, बिकॉज देयर इज एन कॉल अनसर्टेनिटी। जो तुम फिक्स करते हो, जो तुम सोचते हो, जरूरी नहीं है वो चीजें होता है। तो भोर बहुत ज्यादा फिक्स फिक्स पे बात करते हैं यार, ये फिक्स ऑर्बिट में घूम रहा है, फिक्स 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 करते रहते थे। तो हैजनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी आए, वो कह रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन उस सेल पे घूम रहा है, तो आपने एक गन मारा होगा उसका स्पीड पता करने के लिए। यार बॉल पे तुम गन मार रहे थे उसका स्पीड पता करने के लिए, बॉल तो बहुत भारी था, उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, बट इलेक्ट्रॉन तो इतना ज्यादा हल्का है कि पूछो मत। उस पे तुम गन मार दिए उसका स्पीड पता करने के लिए, इलेक्ट्रॉन तो डिस्प्लेस हो जाएगा ना यार। तो जब एट दैट टाइम जब तुम इलेक्ट्रॉन का उस वहां पर वेलोसिटी या स्पीड पता करोगे ना, तो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन बदल जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि एट इंस्टेंट तुम इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और स्पीड एक साथ नहीं निकाल सकते हो। वही बात है कि कोई भी फिक्स नहीं होता है इस दुनिया में, कोई फिक्स नहीं है। तो यही कहने का, हेजनबर्ग कहने का मतलब यही है कि अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली, एक साथ, विथ सर्टेनिटी द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। एक साथ किसी भी इलेक्ट्रॉन का पोजीशन, मोमेंटम मतलब होता है एम इंटू भी, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी आ गया ना, ये मतलब वेलोसिटी आ गया, तो मोमेंटम का मतलब सीधे सीधे मतलब यहाँ वेलोसिटी समझो।
कहने का मतलब तुम एक साथ कभी भी किसी इलेक्ट्रॉन का तुम पोजीशन और उसका वेलोसिटी नहीं डिटरमाइन कर पाओगे। तुम वेलोसिटी उसका डिटरमाइन करने जाओगे तो वहां पे गन मारोगे, वो कुछ पोजीशन से डिस्प्लेस कर जाएगा, तो उसका एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता कर चल पाएगा। ठीक है, वही बात है। नाउ तो बोर एज्यूम दैट एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज लोकेटेड एट ए डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो बोर ने ये एज्यूम किया था कि इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम, किसी भी एटम पे जो इलेक्ट्रॉन है वो डिफिनिट डिस्टेंस, मतलब कुछ फिक्स डिस्टेंस पे ही रिवॉल्व करते हैं, न्यूक्लियस के कुछ फिक्स डिस्टेंस पे ही घूमते हैं। जैसे मैंने बताया वो फिक्स डिस्टेंस पे ही घूम रहे हैं। ठीक है। ये हेजनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी को अवॉइड कर रहा है। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इस चीज को मानते ही नहीं है कि कोई चीजें फिक्स नाम का भी चीज होता है। तो यहाँ पे भी इनका जो नील बोर है ना, मॉडल ऑफ एन एटम, यहाँ पे भी मात खा जा रहे थे, बिकॉज हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इस चीज को मान ही नहीं रहे थे। इनका थर्ड ड्रॉबैक यही था। और जो फोर्थ ड्रॉबैक है, द एटॉमिक स्पेक्ट्रल क्लोजली पैक्ड लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज कॉल्ड जीमैन इफेक्ट एंड स्टार रिस्पेक्टिव बोर्स विल एक्सप्लेन दिस इफेक्ट। सिंपली बोर जीमेन इफेक्ट और स्टार इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में फेल हो गए। एंड ये क्या होता है मैं कल के क्लास में बताऊंगा। जीमेन इफेक्ट एंड स्टार इफेक्ट मुझे पढ़ाना है। लाइन स्प्लिट इनटू नंबर क्लोजली पैक्ड। जीमेन इफेक्ट तुम्हारे सिलेबस में मुझे ब्रीफ नहीं था कि होगा, बट मैं कल बताऊंगा। क्योंकि मैं देखो अभी बताने से कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं लिखना पड़ेगा यार उतना। कल मुझे क्या करना है, पीडी एक तो मैं ना इसका भी पीडीएफ नहीं, इसका भी पीपीटी नहीं बना पाया, तो कल मैं पहले इसका पीपीटी बनाऊंगा, फिर मैं उसमें जीमेन इफेक्ट और स्टार इफेक्ट का कुछ एनिमे, कुछ 3D पिक्चर डालूंगा ना, तो ही एक्सप्लेन करूंगा। ये 2D थोड़ा सा या मुझे पिक्चर खुद बनाना पड़ेगा यहाँ पे, वो तो वो प्रॉब्लम है ना। पिक्चर मैं कहीं से कॉपी करके पुट करूंगा, तो मैं ये जीमेन इफेक्ट स्टार इफेक्ट बनाऊंगा। एक्चुअली ऐसे होता है, ये यहाँ पे जो आता है ना, ये जीमेन इफेक्ट ये ऊपर जाता है, ये कुछ स्टार इफेक्ट ऐसा करके होता है। When the hydrogen spectrum was observed with the spectroscopy of high resolving power, ठीक है, it was found that the individual line spectrum consists of several line lying close to each other. This is called the spectrum failed to the explain line. ये सिंपली जीमैन इफेक्ट और स्टार इफेक्ट के बारे में बताया गया है। ये दोनों पॉइंट पे भी वो मतलब मात खा गए थे। ये दोनों पॉइंट को भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते। सिंपली यही है कि व्हाट इज जीमेन इफेक्ट एंड व्हाट इज स्टार्क इफेक्ट। अभी मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। कल मैं जब लाऊंगा ना, जब पीपीटी बना के, तो क्लियरली एक्सप्लेन हो जाएगा। नहीं मैं एक्चुअली नहीं बताऊंगा, टाइम हमारे पास बहुत कम है। तो नाउ, तो अब क्लास खत्म हो गया, कल संडे है। एक्चुअली मैं संडे को क्लास नहीं लेता कभी, बट कल एक क्लास लूंगा जिसमें मैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बताऊंगा। ठीक है, ये तुम्हारा तकरीबन अभी तक तुम्हारा 90% सिलेबस एटॉमिक स्ट्रक्चर का खत्म हो गया है। कल जो है तुम्हारा 6 to 7% खत्म हो जाएगा, और जो तुम्हारा 3% बचेगा नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे, और वहां से क्वेश्चन This डिस्कशन is करेंगे, not my syllabus. एनिमेशन वीडियो बताएंगे, है ना। ओके। नाउ This is not my दिस इज, not my syllabus. yes, I told you many times this is not in your syllabus, and you told me many times this is not in your syllabus. If you are not compatible, Yeah, then yeah, yeah. you should leave the class. Okay, now, ओके नाउ, ये हो गया तुम्हारा। तो तुम्हारा जो है यहाँ तक खत्म हो गया। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, और जो तुम्हारा होमवर्क है, घर पे तुम मम्मी का हेल्प कर सकते हो, ठीक है, खाना बनाने में। करते हो? यू शुड डू दिस थिंग्स। अरे यार मेरा एक तो पीडीएफ नहीं चला। यू शुड डू दिस थिंग्स, ठीक है, और काफी अच्छा लगेगा। एंड मैं चाहता हूँ तुम करो, और करके आकर मुझे चैट बॉक्स में ये चीजें लिख कर बताओ। तुम हेल्प कर सकते हो उन्हें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम क्या करोगे कि जो ऐसे पैर मुड़कर नहीं बैठते, ऐसे करते हैं, तकरीबन 10 मिनट तक आंख बंद करके मेडिटेशन करोगे। 10 मिनट तक आंख बंद कर मेडिटेशन करोगे, ये आगे की जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये एक्चुअली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत के लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत को देखा है। इससे 1 महीने में तुम्हें मैजिकल इफेक्ट दिखेगी। ठीक है, तो तुम एक तो पहला होमवर्क ये है, एंड सेकंड थिंग में तुम ये कर सकते हो। ठीक है, ये मेडिटेशन या योगा, अपने बॉडी को स्ट्रेच करना। पहले तो तुम मेडिटेशन करना, ये 10 मिनट बैठ कर शांति से, जिसमें तुम सिर्फ ऐसे करना, सांस लेना और सांस छोड़ना, सिर्फ सिर्फ ऑक्सीजन ले रहे हो, जब ऑक्सीजन छोड़ो उस पर ही कॉन्सेंट्रेट करना, और दुनिया भर की चीजें मत सोचना। ठीक है, अभी से शुरू करोगे तो तुम्हारा डेली हैबिट बन जाएगा। अभी तो मैं फिलहाल तुम्हें रोज रोज ये चीजें होमवर्क में दूंगा। आई होप मैं अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ता, and तुम अगर प्रॉमिस करते हो कि तुम होमवर्क करोगे, तो इस चीज को करके आना, ठीक है, वरना फिर कोई फायदा नहीं है।
एंड तुम तो 9th क्लास के हो नहीं, तो शायद तुम ध्यान से सुन भी नहीं रहे थे क्या, तो रिव्यू का भी कोई मतलब नहीं बनता है। सर आपका कांटेक्ट नंबर बोलिए। आई एम सॉरी, और ग्रुप से ले लेना। बोलिए ना सर, एक नहीं, बार। नहीं, पता ये नहीं चल रहा है कौन है। यूट्यूब पे जाएगा, ये ग्रुप पे ले लेना। तो देखो तुम्हारा जो है आज तो 2 क्लास हो गए मेरे, तो आज नहीं, कल मैं तुम्हारा जो है सिलेबस फ्रिक्शन पढ़ाऊंगा, ठीक है। या जो भी तुम चैप्टर बोलो वो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। यस आज तो सर। नहीं हो कल पाएगा, और पक्का ना? हाँ हाँ, कल पक्का, क्यों कल संडे भी है, कल एक क्लास मुझे इसका लेना है और कल एक क्लास तुम्हारा ले लूंगा, ठीक है। तो आई होप तुम, ठीक है मैंने जो सर। होमवर्क दिया तुम्हें याद है, तुम्हें रिमाइंड कराने की जरूरत नहीं है ना, मुझे ग्रुप में लिखने की जरूरत है, उसे कर लेना, ठीक है। ठीक। ठीक है। और मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ता, आई होप तुम भी नहीं तोड़ोगे, होमवर्क जरूर करना यार, जरूर। मैं आलतू फालतू यार पढ़ने के लिए तो बोलता ही नहीं हूँ यार, ये भी होमवर्क अगर नहीं हो रहे हैं, क्या ही फायदा, फिर क्या ही फायदा, कोई फायदा नहीं। चलो ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड बाय दिस क्लास। एंड आज के क्लास में मैंने जो कराया, रिवीजन करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बीच बीच में रिवीजन क्लास, एक रिवीजन क्लास लिया था मैंने, और कल मैं जो बताऊंगा यहाँ से पीछे से थोड़ा सा बैकअप लूंगा और रिवीजन, और कल मैं बताऊंगा, और कल के बाद मैं एक ही हल्का सा पीडीएफ सेंड करूंगा, वहां से तुम्हें वो चीजें रिवीजन करनी होगी, कल मैं थोड़ा सा अच्छे से होमवर्क दूंगा, ठीक है। एंड उसके बाद मैं क्वेश्चन भी डिस्कस कराऊंगा, क्वेश्चन डिस्कस कराने के बाद एनिमेशन वीडियो वगैरह भी दिखाऊंगा। 8-9 तारीख तक तुम्हारे टॉपिक शिक्षक खत्म हो जाएगा। टिल देन, गुड बाय, गुड नाइट, बाय बाय, गुड बाय सर, गुड गुड बाय। बाय सर।